नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास में हम पैसा एक्ट के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जी हाँ, पैसा एक्ट के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और पैसा मतलब आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। जी हाँ, शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत का एक्सटेंशन जो है किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में इस क्लास में हम क्या करेंगे, चर्चा पूरा का पूरा इन डेप्थ करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से दोस्तों देखने को एग्जाम में मिल ही जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले थोड़ा सा आप समझिए कि भाई 73वां 74वां संशोधन जब लागू हुआ है ना, 24 अप्रैल 1993 को, आपने पढ़ाई था लास्ट क्लास में 73 एंड 74 अमेंडमेंट। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1970 1993 को ये पूरे देश में लागू हो जाता है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है ये लागू हो जाता है और आपका 9th जो आपकी अनुसूची है उसमें शामिल हो जाता है। आर्टिकल आप देखेंगे तो 243 से लेके आपका 243 ओ तक जो है आपका 73वें संशोधन से जो है जुड़े हुए आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आदिवासी क्षेत्रों में भी क्या है, इसको लागू किया जाता है ना। लेकिन क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में अलग मांग उठती है कि भाई बाकी लोगों से हमारा क्यों ऐसा हो, है ना। कि भाई ये सबके लिए वैसे था, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में मांग उठने लगी कि नहीं, हमारे अधिकार हमारे को ही दिए जाएं, बाहर वाला या फिर बाकी लोग क्यों तय करेंगे, है ना। तो उसको लेके काफी ज्यादा आवाज उठती है। उसको लेके फिर सरकार जो है, दिलीप सिंह भूरिया, जी हाँ, दिलीप सिंह भूरिया उस टाइम पर पॉलिटिकल लीडर रहे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का क्या कर देती है, गठन कर देती है। जी हाँ, तो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी अगर आपको सुनाई दे कहीं पे, समझ जाइएगा किससे जुड़ा हुआ है, पैसा एक्ट से जो है आपका जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं, अब ये कमेटी बनती है ना। तो भाई उस टाइम पे मध्य प्रदेश के सांसद थे, मध्य प्रदेश से सांसद थे दिलीप सिंह भूरिया, उनकी ही अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में आपकी ये बनाई जाती है 1994 में कमेटी। के बाद एक साल लग जाता है कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में, और 1995 में कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट तैयार कर देती है। उसके बाद उसमें कहा जाता है कि आदिवासी समाज का किस तरह से शोषण किया जा रहा है ना। उसको रोकने के लिए उनके जो एरिया है वहां पर क्या है, एक ऐसा रूल लागू किया जाए जो वहां के जो लोकल हैं मिलकर उसको क्या कर पाए, चला पाए। तो उसी कारण आप देखेंगे पैसा, जिसका फुल फॉर्म क्या है आपका, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल ट्राइब एरिया, तो अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार का अधिनियम जो है एक तरह से ये आपका वो किया जाता है। और 1996 में आपका दोनों सदनों में पारित होता है, और 24 दिसंबर 1996 को ये आपका क्या है, पैसा एक्ट बन जाता है। तो कुल इतनी सी कहानी है कि स्पेशल प्रिविलेज एक तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो है उनको दिया जाएगा, उसको लेके ये जो एक्ट है आपका क्या है, सामने आता है। अब इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या इसमें दे रखा है, पूरा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। एक्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, साथ में जो एक्ट का ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन होता है उसको भी हम देखेंगे, उसमें क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या धारा है, पूरा डेप्थ में आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैसा एक्ट
1996। पहला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में यही बन जाएगा बेसिक सा कि भाई एक्ट कब आपका पास हुआ, तो 1996 में आप याद रखिएगा पास हुआ ये एक्ट, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि पैसा एक्ट कब पास हुआ, तो 1996 में पास हुआ ये एक्ट। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि आप सभी को पता है 73वां संशोधन आपका क्या है, लागू होता है ना। और कब लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू होता है। 9वें पार्ट में, पार्ट 9 में आपका आर्टिकल जोड़े जाते हैं 243 से लेके 243 ओ, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। और यहीं से पंचायती राज की जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो आपका सजेशन था 3 टायर वाला, वो आपका क्या है लागू कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपका क्या है, आर्टिकल 243M जो है वो क्या बनता है, चुनौती बनता है ना। चुनौती कैसे बनता है कि रिस्ट्रिक्ट पंचायत सिस्टम 5th शेड्यूल ट्राइबल एरिया, है ना। तो 5वीं अनुसूची के आदिवासी क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से क्या करता है, ये रोकता है, क्योंकि भाई जो आपका आदिवासी क्षेत्र है वहां पर आपका अलग होगा। तो उसको लेके क्या है, फिर आपको जैसे मैंने बताया केंद्र सरकार जो है आपकी कमेटी बनाती है जिसका नाम है भूरिया कमेटी। तो एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, कौन सी कमेटी बनाई गई या किसके नाम पर बनाई गई, या बोल देगा पंचायती राज कमेटी किसके नाम पर है ना। तो भाई याद रखिएगा दिलीप सिंह भूरिया जो कि मध्य प्रदेश से सांसद थे, उन्हीं के नाम पर एक कमेटी जो है आपकी बनाई जाती है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ जाएगा कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी किससे संबंध है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाता है ट्राइबल एरिया में किस तरह से हम पंचायती राज लागू करके क्या कर पाए, वहां का बेनिफिट ले कर पाए, है ना, वहां का हम डेवलपमेंट कर पाए। तो 1994 में या 94 में कमेटी बनाई जाती है, 95 में ये रिपोर्ट देती है कि वहां का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको मजबूत किया जाए, उन्हीं के हाथों में पूरा का पूरा क्या है दे दिया जाए, है ना। फिर 1996 में आपका ये एक्ट पास हो जाता है, कब, 24 दिसंबर आपका 1996 को, और 24 दिसंबर 1996 को ये पूरे देश में जो है आपका क्या है लागू हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फुल फॉर्म दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई, पैसा PESA, है ना, PESA, तो P फॉर पंचायत है, E फॉर एक्सटेंशन है, S फॉर शेड्यूल, A फॉर एरिया है ना। तो भाई पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, है ना। तो पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो पैसा आप देखेंगे सेंट्रल का कानून है भाई ये, है ना। और ये आपका एक्सटेंड पार्ट है, एक्चुअली में पार्ट 9 का 5th शेड्यूल्ड एरिया मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसमें, जो आपका 5वें शेड्यूल में आते शेड्यूल्ड एरिया, उसमें मॉडिफिकेशन करके इसको क्या है लागू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं कौन कौन से एरिया जो है 5th शेड्यूल्ड एरिया है, तो ये आपने पढ़ा होगा भाई, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी क्या है ज्यादा है ना, जहां पर आपका क्या है भाई आदिवासी ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों को शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो है घोषित किया गया है। तो 10 राज्य ऐसे हैं वर्तमान में जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, जैसे आपका क्या है तेलंगाना है, जैसे आपका झारखंड है, गुजरात है, हिमाचल है, महाराष्ट्र है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मतलब ऐसे एरिया जहां पर आपका क्या है भाई आपका आदिवासी ज्यादा है। आपने ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये सब पढ़ा था, याद कीजिए, पढ़ा था ना पॉलिटी में, स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था 5th शेड्यूल क्या होता है, 6th शेड्यूल क्या होता है, तो वही है। 5th शेड्यूल में ये आपके क्या है राज्य आते हैं, और यहाँ पर ये आपका लागू होता है। अब यहाँ पर जो ग्राम सभा होगी, यहाँ पर जो ग्राम सभा होगी ना उसको पावर ज्यादा दे दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर जो ग्राम सभा है उसे पावर ज्यादा दे दी गई है। कानून तौर पर एक तरह से आप देखेंगे पैसा कानून में ग्राम सभा को जो है ना पावर यहाँ पर जो है शेड्यूल ट्राइब्स एरिया में अच्छी खासी दे दी गई है। जैसे आपका क्या क्या पावर है, तो भाई भूमि संरक्षण करने की पावर है ना, आरक्षण की पावर है, डेवलपमेंट की पावर है, वहां पर क्या खनिज है उसकी पावर है, वहां पर क्या वन बाजार होंगे उसकी पावर है, वहां पर आपका शराब की दुकानें खुलनी चाहिए उस एरिया में गांव में कि नहीं खुलनी चाहिए उसकी पावर है। तो एक तरह से
बहुत सारे इसमें आपके आ जाते हैं, जैसे लाइसेंस पट्टा किसको देना है मिनरल्स के लिए, क्योंकि भाई लाइसेंस लगता है अगर आपको मिनरल्स खोदने हो, तो वहां की जो ग्राम सभा होगी वो डिसाइड करेगी कि भाई हमारे एरिया में खुदाई होगी तो भाई मिनरल निकलेंगे तो किसको देना है ना, ये आपको डिसाइड करेगी। साथ में ग्राम में बाजार लगने हैं नहीं लगने ये डिसाइड करेगी ग्राम सभा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे सामुदायिक वन प्रबंधन के तहत आप देखेंगे जो वनो उपज होती है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कैसे कलेक्ट किए जाएंगे ये ग्राम सभा बताएगी, है ना। तो पूरा एक तरह से पावर जो है किसको दे दिया गया है यहाँ पर, ग्राम सभा को जो है दे दिया गया है। अब इसमें डेवलपमेंट का काम जैसे हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट जैसे आता है, मान के चलिए कोई इंडस्ट्री आती है या कुछ भी है, तो ग्राम सभा को फैसला लेना होगा कि यहाँ पर वो लगेगी कि नहीं लगेगी। ऐसे मिनरल और माइनिंग करनी है आपको उस एरिया में, कोई मिनरल है तो भाई ग्राम सभा मैंडेटरी करेगी कि भाई कितने का लीज दिया जाना है, या फिर कहाँ पर आपका क्या है मिनरल के लिए खुदाई या फिर आपका एक्सट्रैक्शन वर्क जो है किया जाना है। ऐसे ही आपका मार्केट और फॉरेस्ट जैसे मैंने बताया, बाजार और वन प्रबंधन का काम भी पूरा का पूरा ग्राम सभा का होगा यहाँ पर। ग्राम सभा ही पूरा का पूरा क्या करेगी, तय करेगी क्या किया जाए यहाँ पर। इसी प्रकार एक्साइज कंट्रोल, जी हाँ, आबाकारी नियंत्रण, दारू की दुकान यहाँ पर खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, है ना। अगर ग्राम सभा बोल देगी कि ठीक है भैया खोल दो, है ना, हाईवे की तरफ, तो ठीक है, गांव में नहीं खुलेगी तो भैया भैया हाईवे पे ही रहेगी दारू की दुकान, है ना। इसी प्रकार आपका लैंड प्रोटेक्शन, जो भी आपका क्या है इलीगल आपने देखा होगा ऑक्युपाई होंगे लैंड, है ना, तो उसका जो है आपका क्या होगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। हाँ, इसी प्रकार आपका पंचायत रिजर्वेशन, है ना, तो भाई मिनिमम 50% यहाँ पर रिजर्वेशन होगा पंचायत उस पे आपका मिनिमम, है ना, कि भैया जो भी आपका इलेक्शन में होगा उसमें 50% जो होंगी एसटी सीटें होंगी। भाई ट्राइबल ही एरिया है तो जाहिर सी बात है, अदर जो कास्ट है, अदर जो आपके वो हैं उनको कैसे, है ना, तो इसलिए 50% का यहाँ पर रिजर्वेशन बकायदा दे रखा है। चलो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा वो याद रखिएगा भाई। अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट, है ना, 24 दिसंबर 1996 को याद हुआ। इसके बाद राज्य आपका राष्ट्रीय पंचायती राज कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना तय है, 101% यहाँ पर पूछेगा ही पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो इसको आपको याद रखना है कि भाई कितना और कब मनाया जाता है, तो दोनों 24 ही तारीख याद रखिएगा। इसको तो 24 दिसंबर को लागू किया गया, और इस जो आपका पंचायती राज डे है 24 अप्रैल 1993 को जो लागू हुआ, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो है आपका मध्य सरकार ने चालू किया था 15 नवंबर 2022 को। इसको किस दिन के नाम से मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस जो है हम मनाते हैं। इसके अलावा कितने विकास खंड आपको देखने को मिलते हैं, तो 89 देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ सोर्सेस में 88 भी हैं, बट आप 89 याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इसमें 2023-24 में क्वेश्चन पूछा था पेपर में, तो उसमें 89 ही उन्होंने सही आंसर माना है, तो ये आपको याद रखना है। नवासी जो है आपके क्या है, नवासी विकास खंड जो है मध्य प्रदेश के, वहां पर ये जो पैसा एक्ट है ये आपका क्या होता है, लागू होता है। 89 याद रखिएगा, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। डेवलपमेंट ब्लॉक, आई थिंक मुझे जहां तक याद है आप लोगों ने पढ़ा है ना। डेवलपमेंट ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाए थे, शेड्यूल्ड एरिया जो है मध्य प्रदेश के, कुछ पूरी तरह से शेड्यूल्ड एरिया है, कुछ मार्जिनली शेड्यूल्ड जिले हैं, है ना। तो ऐसे 89 ब्लॉक्स हैं, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन 101% पूछने की पूरी संभावना यहाँ पर है। चलो, तो ये होता है पैसा एक्ट के बारे में, जो इसका उद्देश्य था, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, पैसा एक्ट जो है आपको ध्यान रखना है ना। पैसा एक्ट जो है उसको हमको याद रखना है, और क्या क्या इसमें है पैसा एक्ट में वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टोटल आपका 5 सेक्शन यहाँ पर बना रखे हैं ना, पैसा एक्ट में अगर आप देखेंगे 5 सेक्शन जो है आपके यहाँ पर बने हुए हैं, 5 सेक्शन।
देखिए मैंने बोला ना मल्टीपल सोर्स में मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 89 जो है उसने सही आंसर माना था क्वेश्चन का, तो आप 89 याद रखिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ जो आपका उन्होंने आंसर माना है। तो 2024 में ही पेपर में आया था लेटेस्ट में, तो 89 याद रखिएगा, है ना। इन केस अगर ऑप्शन में ना हो तो 88 कर सकते हैं टेक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा खेल नहीं है कि आप पे एकदम श्योर शॉट आपको वो मिलेगा, है ना। 89 ही आपको याद रखना है, कुछ सोर्सेस में 88 आपको मिल सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ सोर्सेस में है 88, लेकिन आपको 89 याद रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था तो उसमें 89 उन्होंने करेक्ट आंसर माना था, तो हम उसका रेफरेंस देके क्या है कर सकते हैं, इसलिए 89 मानेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका पंचायती राज एक्ट में, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट में, पैसा एक्ट में, तो पैसा एक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेक्शन आपको मैं बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके क्या है होने वाले हैं, इनको समझ लीजिएगा ताकि इनके हिसाब से पूछ ले सेक्शन इनसे रिलेटेड, तो आपको कम से कम ध्यान रहे कि कौन कौन से सेक्शन इसके अंतर्गत जो है आपके आते हैं, है ना। पूरा इसको हम थोड़ा सा लीगल जो इसका डॉक्यूमेंट है वो देख लेते हैं। तो 5 सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 5 सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पहला जो सेक्शन कहता है उसमें संक्षिप्त नाम है, दूसरे सेक्शन में परिभाषा है, तीसरे सेक्शन में एक्सटेंशन है, चौथे सेक्शन में अपवाद है, एक्सेप्शन है, और पांचवा सेक्शन है निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूंस का। 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या कहता है भाई पहला सेक्शन, तो पहला सेक्शन में धारा एक जो है आप देखेंगे सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल जो है यहाँ पर आपका मेंशन है। अब शॉर्ट टाइटल मतलब समझ रहे हो ना, इस एक्ट का शॉर्ट फॉर्म जैसे हम पैसा एक्ट कहते हैं वो यहाँ पर क्या है मेंशन किया गया है, तो भाई ये आपका नाम है एक्ट का। सेक्शन 2 में परिभाषा दी रखी है, जो इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे पैसा एक्ट में उससे रिलेटेड जो परिभाषा है, जैसे शेड्यूल्ड एरिया यहाँ पर यूज होगा, तो शेड्यूल्ड एरिया क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही भाग 3 जो है, भाग 3 में आपका धारा 3 में आप देखेंगे तो आपका क्या एक्सटेंशन है कि कहाँ कहाँ पर ये लागू है ना, कहाँ कहाँ पर ये लागू है। और संविधान का जो आपका 9वां सूची है उसके अंतर्गत ही आपको ये देखने को मिलेगा, उसी को एक्सटेंड किया गया है आपका 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, है ना। 5th शेड्यूल्ड आपने पढ़ा था इसके पहले, तो उसमें किस तरह से इसको एक्सटेंड किया गया है वो धारा 3 में बताया गया है ना। इसके बाद आपका धारा 4 जो है, तो धारा 4 में क्या बताया गया है, धारा 4 में जो है यहाँ पर आपका एक तरह से पावर बताई गई है कि क्या क्या पावर होगी आपकी ग्राम सभा की, है ना। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है पार्ट 9 जो है आपकी संविधान अनुसूची का, उसमें किस तरह से संशोधन किए गए हैं, जैसे कि भाई आपका ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं, है ना, भूमि को किस तरह से कंजर्व करना है, वनोपज को लेके किस तरह से करना है, शराब की दुकानों का नियंत्रण किस तरह से करना है, वो आपका सेक्शन 4 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेक्शन 5 है जो कि आपका क्या है भाई, जो कि आपका मौजूदा कानून और पंचायतों की निरंतरता दोनों को मिलाकर कैसे चलेगा, मतलब जो पहले से कानून चल रहे थे वो और जो नया कानून है दोनों को मिला के आपका किस तरह से कानून चलेगा उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। तो ये आपको पांचों सेक्शन याद रखने हैं भाई। भाई पहला सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन क्या है, तीसरा सेक्शन क्या है, चौथा सेक्शन क्या है, और पांचवा सेक्शन क्या है। कुछ भी पूछ लेगा, जैसे बोल देगा पैसा एक्ट का धारा 4 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो पैसा एक्ट में अपवाद दे रखे हैं, और एक्चुअल में आप देखेंगे ग्राम सभा के पास क्या पावर है नॉर्मल उससे, क्योंकि भाई नॉर्मल एरिया में अलग पावर है, लेकिन जो शेड्यूल्ड आपका एरिया है वहां पर आपका अलग पावर है ना। तो उसको लेके यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पैसा एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है, तो आपको याद रखना है। अब बातें यहाँ पर एक एक करके धारा समझते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे भाई सेक्शन 1 2 3 तक आप देखेंगे, धारा 1 से 3 तक यही है। धारा 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल है आपका, है ना। धारा 1 में आपका क्या है, शॉर्ट टाइटल आपका डिफाइन है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है भाई, हाँ
इस एक्ट को क्या कहेंगे, तो भाई पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट कहेंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कब लागू हुआ, तो 1996 में जो है आपका लागू हुआ, है ना। डेट याद रखनी, कब लागू हुआ, तो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। 24 दिसंबर 1996 को प्रेसिडेंट ने जो है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको आर्टिकल पूछ सकता है, तो भाई आर्टिकल यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया का आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 244, है ना, जो कि आपका सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 में आर्टिकल जो आपकी डेफिनेशन है उसमें आपका क्या है, शेड्यूल्ड एरिया की बात की गई है ना, शेड्यूल्ड एरिया की बात की गई है। तो शेड्यूल्ड एरिया किस में डिफाइन है, शेड्यूल्ड एरिया डिफाइन है आपका आर्टिकल 244 सब सेक्शन 1 में, है ना। तो इसमें आपका 244 में शेड्यूल्ड एरिया को रेफर किया गया है बकायदा, जिसका मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड एरिया होता है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार आप देखेंगे तो पार्ट 9 में आपका क्या, इसका एक्सटेंशन किस तरह से लागू होता है और किस तरह से जो शेड्यूल्ड एरिया है वहां पर मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन हो जाता है कि आपका धारा 3 में बताया गया है, पार्ट भाग 9 में, कि किस तरह से कुछ अपवाद हैं शेड्यूल्ड एरिया के, जहां पर आपके पावर्स जो हैं आपकी क्या की गई है, मॉडिफाई की गई। तो ये 1 से लेके 3 तक बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। 1 में आपका एक्ट का नाम है, कब लागू हुआ वो बताया है। 2 में आपका क्या है भाई, आर्टिकल 244 जहां पर डिफाइन किया है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है वो डिफाइन है 244 में। ऐसे ही आपका शेड्यूल्ड एरिया में जो पार्ट 9 है उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन कर रखा है वो धारा 3 कहती है। बस 3 सेक्शन है, 3 आपके हो गए, टोटल 5 ही सेक्शन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 3 सेक्शन आपके नॉर्मली है। चौथा जो है इंपॉर्टेंट है, चौथा जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये है एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, अपवाद और संशोधन। तो भाई यहाँ पर राज्य के कानून इन मुख्य बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे, है ना। तो कस्टमरी लॉ एंड ट्रेडिशन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब इसमें लाइन से आपको अलग अलग जो है देखने को मिलेंगे, जैसे आपका 4A जो है उसमें आपका कुछ दे रखा है, 4B में कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़े से है फोर्थ वाले में। जैसे 4A सेक्शन क्या कहता है, कस्टमरी लॉ एंड ट्रेडिशन, है ना, मतलब रूढ़िगत कानून जो चलते आए हैं वो चलेंगे। सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं जो होंगी शेड्यूल्ड एरिया में जिस तरह से मनाई जाती हैं वो वैसे ही मनाई जाएंगी, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। सामुदायिक संसाधनों का पारंपरिक प्रबंधन जो है करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। अब जैसे कई ट्राइब से अपने हिसाब से वहां पर बलि चढ़ाती हैं, है ना, अपने हिसाब से वहां पर वो करती हैं, तो उस पर रोक टोक नहीं कर सकते आप। जैसे आपने देखा होगा ना गांव में, वो आपका कंतारा मूवी का सीन रहता है ना, तो वहां पर क्या है, वहां के जो देवता होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं, और वो फॉरेस्ट एरिया लगता है, पुलिस वाला भी आता है, अपना फॉरेस्ट ऑफिसर भी आता है, फिर भी उसको क्या है, गांव वाले क्या बोल देते हैं कि आज से नहीं चली आ रही है परंपरा, तो वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो वही यहाँ पर है कि जो उनके लॉ वहां पर चल रहे हैं अपने हिसाब से, है ना, जो वहां पर आपका उनका रिलीजियस और प्रैक्टिस हो रही है वो, इसके अलावा वो किस तरह से उस संसाधन को मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वो वैसे ही चलेगा। उसमें आप दखल अंदाजी जो है आप नहीं कर सकते, ये इसमें कहा गया है पहला, तो है ना। तो एनी पंचायत लॉ मस्ट बी इन द कॉन्सिक्वेंस विद दिस, तो जो भी पंचायत होगी उस पे राज्य के जो कानून होंगे ये चीजें उनको पता होनी चाहिए कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, यहाँ पर ये चीज तो चलेगी चलेगी। इसी प्रकार आपका 4B क्या कहता है, 4B क्या कहता है, इसमें गांव की परिभाषा बताई गई है। 4B में विलेज को बताया गया है कि विलेज क्या है, गांव क्या है ना। तो विलेज शैल ऑर्डिनरली कंसिस्ट ऑफ हैबिटेशन और ग्रुप ऑफ हैबिटेशन और हैमलेट और ग्रुप ऑफ हैमलेट्स कंप्राइजिंग अ कम्युनिटी एंड मैनेजिंग इट्स अफेयर इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो इसमें इसने डिफाइन किया गया है कि भाई हैबिटेट यानी निवास स्थल, या फिर आपका निवास स्थल का समूह होगा, या फिर हैमलेट यानी टोला होगा या मंजरा होगा, और ये ही पूरा मिलकर पैसा एक्ट के अंतर्गत क्या बनाएंगे, एक गांव बनाएंगे। गांव की डेफिनेशन जो है ये आपकी कहती है, और इसमें आपका मैनेज इट्स अफेयर अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम, ये अपने मामले अपने प्रबंधन के हिसाब से चला सकते हैं। सरकार का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी कि यहाँ पर ऐसा गांव क्यों है, ऐसा घर क्यों बना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो वाला नहीं है यहाँ पे सी।
यहाँ पर जो भी ट्राइब जैसे रह रही है शेड्यूल्ड एरिया में, मान के चलो भील का गांव है, तो भाई भील अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपने गांव को मैनेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो रह रहे हैं यहाँ पर, ये आपका डिफाइन किया गया है। ऐसी 4C और 4D, 4C और 4D में ग्राम सभा के बारे में बात हो रही है। 4C, टोला मतलब आपने पढ़ा होगा, टोला मतलब गांव, है ना। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग आपका कहा जाता है ना। जैसे कोल टोला, कोल में टोला कहा जाता है जो उनका गांव होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, कोलों का टोला होता है ना। ऐसे ही आपका बाकी ट्राइब्स में अलग अलग नाम जो है आपका दे रखा है, वो आपने अलग अलग टर्म्स पढ़ी हैं, चाहे वो गोंड का गांव हो, चाहे वो भील का गांव हो, है ना, चाहे वो सहरिया का गांव हो, वो सब में अलग अलग भाषा है ना। सब में अपना अपना वर्ड है यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर टोला जो वर्ड है, कोल्स के लिए जनरली आप देखेंगे क्या जाता है, कोल टोला, कोलियन टोला, इस तरह से कहते हैं। तो वो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है उनके एरिया का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, बसेरा कह लो, है ना। तो अलग अलग है, अलग अलग लोगों का अलग अलग बोला जाता है, लेकिन जनरली भाषा में टोला ही कहते हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्मली भाषा में हम क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। हिंदी में अगर कहेंगे तो बस्ती है ना, या फिर हम टोला कहते हैं, जैसे सहरिया में सहराना कहते हैं, है ना। तो अलग अलग ट्राइब का अलग अलग होता है, बाकी वो आपको उतना नहीं पूछेगा क्या है, बस समझ में आना चाहिए कि बस्ती की बात हो रही है। हाँ, सेक्शन 4C और 4D की बात कर रहा हूं, अगर मैं 4C एंड 4D की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर ग्राम सभा को जो शक्ति दे रखी है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे 4C क्या कहता है, एवरी विलेज शैल हैव ग्राम सभा consist of person whose name are included in electoral roll for पंचायत at village level, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे आपका ग्राम सभा में बताया गया है पहले तो 4C में कि भाई एक बंदा होगा जो जिसका नाम चुनाव में होगा, है ना, ग्राम स्तर पर मतदाता सूची में दर्ज होगा, है ना। तो वो आपका ग्राम सभा का क्या होगा, मेंबर होगा, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति, एवरी विलेज हैज ग्राम सभा, हर गांव में ग्राम सभा होगी, इसमें कहा गया है। साथ में वहां पर जो बंदा होगा उसका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, ये कहा गया है। ऐसे ही आपका 4D क्या कहता है कि एवरी ग्राम सभा शैल बी competent to safeguard and preserve the tradition and custom of people, their culture, identity, community resource and customary mode of dispute resolution। तो इसमें सिंपल कहा गया है 4D में कि भाई जो ग्राम सभा होगी उसका पहला काम क्या होगा ग्राम सभा का, कि वहां पे रहने वाले लोगों के हित में फैसला करना होगा या उनके हित की रक्षा करना होगा। अब हित क्या है, जैसे उनके ट्रेडिशंस हो गए, रीति रिवाज में कोई दखल अंदाजी ना हो, पता चले बाहर के लोग आके बस गए और वहां पर क्या है, उनका जो फंक्शन थे, उनके त्यौहार चल रहे थे शेड्यूल्ड एरिया में, उसको ही खत्म कर दिया, नहीं भैया आप नहीं चलने देंगे, वो वाला सीन ना होना चाहिए यहाँ पर। ऐसे ही आपका सांस्कृतिक पहचान जो उनकी है, जो भी त्यौहार मनाते हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, उनको बरकरार रहेगा, कोई जबरदस्ती उनको चेंज नहीं करवाएगा। ऐसे ही सामुदायिक संसाधन जो उनके कम्युनिटी यूज कर रही है, जैसे तालाब हो गया, पीने का पानी हो गया, कुआं हो गया, सब मिलके यूज कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि कोई ऐसी कंपनी आ जाए या फिर कोई एक बड़ा वो आ जाए कि वो उनको यूज ना करने दे, है ना। ऐसे ही आपका ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे आपने अलग अलग प्रथा पढ़ी थी, है ना, भांजड़ा प्रथा पढ़ी थी, है ना, कि भाई पति और पत्नी में क्या हो गया, भाई आपसी मतभेद हो गया, पत्नी किसी और के साथ भाग गई, है ना, पति के साथ रहना पसंद नहीं किया, तो भाई आपने देखा था कि भांजड़ा प्रथा में किस तरह से जो पति है अपना पैसे लेके क्या है पति और पत्नी और उसके प्रेमी को वो कर सकता है, छोड़ सकता है। तो जो पंचायत होती है उनका हेड होता है वो करवाता है। तो वही यहाँ पर है कि अपने हिसाब से वहाँ का जो चल रही हैं चीजें उसको कंट्रोल करेंगे। इसमें पुलिस वाला कोई खेल नहीं होना चाहिए कि भाई पुलिस में जाके आप FIR करवा रहे हो, मालिक मेरी पत्नी भाग गई, है ना। तो वो यहाँ पर आपको कहा गया एक्चुअल में। तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ये ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो वो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि मालिक आप इनकी बकरी हमारे खेत में घुस गई, हमारे छोटे पौधे खा गई, आपकी गाय हमारे खेत में घुस गई, पौधे खा गई। तो उसके लिए पुलिस स्टेशन और इसकी भागा दौड़ी ना हो, जो ग्राम सभा होगी, जो भी पंचायत होगी, वो तय करके निपटारा कर सकेगी। ये एक तरह से स्पेशल पावर यहाँ पर इनको क्या है आपका दे रखी है।
ऐसे ही 4E क्या आता है, इसमें काम बताए गए हैं ग्राम सभा के, वो भी मेन काम। 4E में काम बताए गए हैं आपका कि क्या क्या काम होंगे। अब देखो काम में क्या है, अप्रूव द प्लान, है ना, अप्रूव ऑल प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई पहला काम तो ये है, कोई भी सामाजिक जैसे त्योहार हो रहा है ना, या फिर कोई आपका मेला लगने वाला है, कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसको मंजूरी देने का काम जो होगा आपका होगा, है ना। इसके बाद आपका क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ पर्सन बेनिफिशियरी अंडर द पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ग्राम सभा में तय करना होगा कि भैया कौन आपका बीपीएल वाले हैं, मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसको घर की जरूरत है, प्रधानमंत्री योजना वाले, किसको लोन की जरूरत है, तो ये ग्राम सभा जो होगी तय करेगी किसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने पंचायत में देखा ही था, है ना, सीरीज में, कि भाई वो किस तरह से जो गवर्नमेंट के घर आते हैं मकान, वो देखते हैं, जो सचिव होता है, जो आपका प्रधान होता है, वो मिलके देखते हैं भाई, हाँ इसका घर कच्चा है, इसका नाम लिखवाया जाए, इसके घर में टॉयलेट नहीं बना है, इसके घर में टॉयलेट बना जाए, है ना। तो वो यहाँ पर आपका काम होगा इनका। ऐसे ही आपका 4 ऐप आप आएगा जहां पर जवाबदेही भी तय होगी भाई, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वहां से आपको क्या है, प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी आपके ऊपर आएगी कि भाई कुछ घपला तो नहीं हुआ है। तो एवरी पंचायत एट विलेज लेवल शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम ग्राम सभा सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बाय पंचायत फॉर प्लान प्रोग्राम प्रोजेक्ट एंड रेफर। तो जो भी हमने 4E में देखा, उसमें जो भी आपका क्या है खर्चा हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, तो उसका फंड जो होगा परियोजना के लिए, जो आवंटित फंड होगा ग्राम सभा, और सर्टिफिकेट बकायदा आपका क्या है ग्राम पंचायत को देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर है, तो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, पंचायत मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्राम सभा दैट फंड वर यूटिलाइज करेक्टली। तो भाई ग्राम पंचायत में फंड आया था घर बनाने का, टॉयलेट बनाने का, पता चले बनाने थे 100, बनाए 10 और 90 का पैसा खा गए, तो ऐसा नहीं है। तो ग्राम पंचायत ने पैसा भेजे हैं, उसका पूरा का पूरा आपको क्या है सर्टिफिकेट, एक तरह से कहाँ का यूज हुआ है, पूरा आपको हिसाब किताब जो है देना पड़ेगा, तब जाके आपका होगा। तो ये भी रूल कहता है यहाँ पर आप ग्राम सभा के उसमें घपला जो है करने को तो नहीं कर सकते, लेकिन मिल बांट के तो यार लोग करते ही हैं, बट रूल एंड रूल, है ना। तो 4F में जो है यहाँ पर आपका क्या है, एक तरह से रूल दे रखा है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर आपका 4G आ जाता है। तो 4G में रिजर्वेशन की बात की गई है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन शेड्यूल्ड एरिया इन एवरी पंचायत शैल बी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन कम्युनिटी इन द पंचायत वोम रिजर्वेशन इज सॉट बी अंडर पार्ट 9 टू बी कंसीडर, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। पार्ट 9 आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपका क्या है अनुपात दे रखा है। जैसे कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन क्या है कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब शैल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी 50% का मिनिमम आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। मतलब 10 सीट हैं तो 5 सीट एसटी की होंगी, है ना, 10 सीट हैं तो 5 सीट एसटी की होंगी, तो 50% का 1/2 का यहाँ पर रिजर्वेशन जो है आपको दे रखा है। इसी प्रकार ऑल सीट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन होगा वो केवल और केवल क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब का ही होगा। कोई भी लेवल पर अगर ये शेड्यूल्ड एरिया है तो वहां पर जो चेयरपर्सन होगा वो एसटी का ही होगा, ये रूल यहाँ पर कहता है। जो भी अध्यक्ष होगा वो 100% आरक्षित है, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, ग्राम लेवल हो, आपका मध्यवर्ती जनपद लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, 100% वो एसटी की क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जगह आप देखेंगे 50% है नॉर्मल, लेकिन जो चेयरपर्सन की सीट होगी वो 100% शेड्यूल्ड ट्राइब की होगी, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरिया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका 4H में क्या आता है, 4H में आता है राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेशन। क्या है भाई, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो नॉमिनेट करेगी शेड्यूल्ड ट्राइब से किसी व्यक्ति को, जो आपका क्या होगा
आपका रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ एसटी कम्युनिटी हैज नो रिप्रेजेंटेशन, अगर मान के चलो कोई नेतृत्व करने के लिए नहीं होता एसटी से, तो मध्यवर्ती यानी जनपद, ब्लॉक या जिला स्तर पर भी आपका क्या होगा, देन शेड्यूल स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो नॉमिनेट करेगी आपका किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगी। और यहाँ पर रूल क्या कहा गया है, मैक्सिमम लिमिट 1/10, अधिकतम सीमा जो है 1/10 यहाँ पर है। यह नामांकन पंचायत की कुल निर्वाचित सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मेंबर टू बी इलेक्टेड इन पंचायत। तो ये यहाँ पर कहा गया है आपका एच वाले सेक्शन में। फिर से मैं बता देता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी नॉमिनेट करेगी पर्टिकुलर व्यक्ति को, है ना, शेड्यूल ट्राइब से। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है इंटरमीडिएट लेवल पर या पंचायत लेवल पर, है ना, ये याद रखिएगा, पंचायत लेवल पर अगर कोई उन्हें नहीं मिल रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए एसटी से, जनपद लेवल पर कोई नहीं मिल रहा है, फिर सरकार ही क्या करेगी, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगी और नॉमिनेशन की जो संख्या होगी टोटल मेंबर्स से 1/10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार सब रिप्रेजेंट कर दे, तो इसलिए क्लॉज रखा गया है कि 1/10 से ज्यादा सरकार नॉमिनेट नहीं कर सकती। मतलब मान के चलो 10 लोग हैं, 10 में से एक ही जो है सरकार चुन सक पाएगी, बाकी 9 तो आपको वहां से निकालने ही होंगे, है ना, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो। ये यहाँ पर क्लॉज डाला गया है। ऐसे ही आप देख लीजिए जल्दी से एक बार रिवीजन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, आर्टिकल 244 बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर शेड्यूल एरिया को डिफाइन किया गया है। आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है, शेड्यूल्ड एरिया, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये हमने पढ़ा था, तो वो आ सकता है 244। फिर 1996 का ये एक्ट है आपका, पैसा एक्ट, याद रखिएगा, है ना। साथ में आपका सेक्शन 4A रूढ़िगत कानूनों को क्या है आपका वो देता है, जो कस्टम्स है इनके, जो इनके धार्मिक वो हैं, उनको छूट है अपना करने की। साथ में 4E और 4F जो है ग्राम सभा को पावर है, जहां पर वो किस तरह से पैसे का यूज कर सकते हैं और वो कर सकते हैं प्रोग्राम। फिर आपका 50% सीट आपकी रिजर्व है मिनिमम, और चेयरपर्सन जो होगा, अध्यक्ष होगा, वो एसटी का ही होना चाहिए इस एरिया में, ये आपको यहाँ पर कहा गया है। इसी प्रकार आपका 4I क्या कहता है, 4I में आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की गई, यहाँ पर लैंड हो चाहे वो वाटर हो। 4I में, 4I में भूमि अधिग्रहण की बात हो रही है, यहाँ पर लैंड एक्विटेशन की बात हो रही है। भाई क्या कहता है कि ग्राम सभा हो या पंचायत हो या कोई भी पर्टिकुलर लेवल हो, कोई भी आपको लैंड को आपका अधिग्रहण करना है, एक्विटेशन करना है किसी जमीन का, तो पहले आपको शेड्यूल्ड एरिया में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक्चुअल में आप देखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो भाई जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, माइनिंग का, इंडस्ट्री आती है, तो विकास परियोजना आएगी, ग्राम सभा से उसे परामर्श लेना जरूरी है ना। जैसे अडानी की आपको मान के चलिए, अडानी साहब ने क्या है मध्य प्रदेश में डाली, अडानी साहब ने अपनी कंपनी डाली, तो भैया वो जाएगा कहाँ पर, ग्राम सभा में। डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होगी कि भाई यहाँ पर हम माइनिंग करेंगे, इतना गांव खाली चाहिए, इतना जंगल कटना चाहिए, ग्राम सभा वहां पे क्या करेगी, अप्रूव करेगी। उसके बाद फिर वो क्या कर सकते हैं, इस एरिया को ले सकते हैं। प्रायर कंसल्टेशन रिक्वायर बिफोर एक्वायरिंग लैंड और रिसेटिंग अफेक्टेड पीपल, स्टेट कोऑर्डिनेटेड एक्चुअल प्लानिंग। तो भूमि अधिग्रहण से पहले कंसल्ट करना होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बिना कंसल्ट किए नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपका माइनर वाटर बॉडी, लघु जल निकाय, जो कि 4J में कहा गया है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंटरेस्टेड टू पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल। तो भाई छोटी मोटी जो पानी की योजनाएं रहेंगी उसके लिए भी कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना। तो प्लानिंग ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडी इन शेड्यूल्ड एरिया, उसको भी पंचायत लेवल पर जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका क्या आता है, खनिज संपदा और खनन पट्टा या नीलामी का दौर आता है। ये आपका किसमें कहा गया है, सेक्शन 4K और 4I में कहा गया है। क्या है यहाँ पर कि भाई लैंड रिक्वायर कंसल्टेशन चाहिए होगा,
याद रखिएगा, लैंड के लिए कंसल्टेशन होगा, है ना, परामर्श होगा, लेकिन खनिजों के लिए केवल क्या होगी, सिफारिश होगी। दोनों समझ लो वर्ड, खनिज है तो उस केस में सिफारिश होगी मिनरल रिक्वायर के केस में, जबकि इसके केस में आपका परामर्श होगा। ग्राम सभा पंचायत क्या करेगी, सिफारिश करेगी। 4A में क्या, 4K में क्या है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एंड माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल। जी हाँ, लघु खनिजों के लिए पूर्वाक्षेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा जो रिकमेंड करेगी वो कौन करेगी, 4K के अंतर्गत आपकी ग्राम सभा करेगी, है ना। जबकि 4I में क्या कहा, सॉरी 4L में क्या कहा गया है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा और पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर मिनरल बाय ऑक्शन, है ना। तो ग्रांटिंग कंसेशन बाय ऑक्शन, तो नीलामी जो होगी वो आपकी ऑक्शन के थ्रू होगी, है ना। ये इसमें कहा गया है, एक्शन कैन नॉट प्रोसीडेड विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन। तो भाई ग्राम सभा का रिकमेंडेशन जरूरी होगा, बिना उसके आपका रिकमेंडेशन के नहीं होगा। तो रिकमेंडेशन यहाँ पर है मिनरल के केस में। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 4M क्या कहता है, सोशल कल्चर राइट कहते हैं 4M, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार की बात होती है 4M में, कि भाई विल, जो पंचायत होगी उसके पास पावर होगी शेड्यूल्ड एरिया में कि कोई भी फंक्शन जो है उसको करवाना है ना, तो ग्राम जो सभा होगी अपने हिसाब से वो करवा सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे नशीले पदार्थ को लेके हैं, पावर टू एनफोर्स प्रोविजन रेगुलेट रिस्ट्रिक्ट सेल ऑफ कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिक। तो भाई शराब अगर चाहे ग्राम सभा तो वहां पर नहीं बिकने भी देना चाहे तो नहीं बिकने दे सकती है। दूसरा, ऑनर होंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। जी हाँ, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, चुरुंजी दाना हो गया, महुआ हो गया, है ना। इसके अलावा आपका क्या है, आपका महुआ हो गया, इसके अलावा छोटे मोटे मशरूम्स हो गए जो जंगल में उगते हैं, फिर जंगली आपके फल हो गए आपके, चाहे वो जंगली लहसुन हो, हनी हो, है ना। तो ये उस पर जो पूरा अधिकार होगा इनका होगा। साथ में लैंड अलाइनेशन, भूमि हस्तांतरण का भी पावर इनको दे रखा है, कि पावर टू प्रिवेंट इलीगल ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड एंड रीस्टोर अनलॉफुली अलाइंड लैंड। भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो इनके पास भी पावर है बाकायदा अवैध कब्जा के केस में, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या है इसमें, इसी में आपका विलेज मार्केट, है ना। तो पावर टू मैनेज विलेज मार्केट, वॉट एवर नेम इज कॉल्ड, जो भी इनका मार्केट होगा उसको मैनेज करने का काम ग्राम सभा का होगा। फिर है आपका ग्राम सभा का पूरा जो पैसा होगा उस पर कंट्रोल होगा, है ना। और ये उधार देना चाहे अपने ग्राम सभा वालों को तो दे सकती है ना। ऐसे ही आपका सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान्स, ये अपने हिसाब से अपने एरिया में जो छोटे मोटे प्लान्स हैं या छोटे मोटे, एक तरह से होता है ना कि पैसे आ गए ग्राम सभा के पास में तो अपने हिसाब से क्या है चीज़ों को चला रही है, अपने हिसाब से मार्केट बनवा रही है, दुकानें बनवा दी, किराए पे दे दी सस्ते दामों पर वहाँ के लोकल्स को, तो वो भी आपका करना चाहे तो कर सकती है। फिर आता है 4N और 4O। 4N क्या कहता है कि स्टेट का जो लेजिस्लेशन होगा पंचायत को एक तरह से नेसेसरी पावर और इस तरह से आपका देगा, है ना। वो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य के सुरक्षा के उपाय भी हैं यहाँ पर सेक्शन 4N में। हायर लेवल पंचायत डिस्ट्रिक्ट जनपद आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम सरप्राइजिंग और अज्यूमिंग द पावर ऑफ लोअर लेवल पंचायत और द ग्राम सभा। तो उच्च स्तर की पंचायतें, जिला, जनपद, निम्न स्तर की पंचायत ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारियों को नहीं छीन सकती। एक तरह से पावर है, अम्ब्रेला प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार आपका क्या दे रखा है, इसी प्रकार 4O में क्या कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट हैंड ओवर टू फॉलो द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल विल डिजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जिला स्तर पर पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने समय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैटर्न का पालन करना होगा। वही कहा गया है कि भाई 6th अगर उसमें कर रहे हो तो वहां पर आपको उस हिसाब से चलना होगा, 6 शेड्यूल के हिसाब से। तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले आपने पढ़े थे, है ना, वो 6 शेड्यूल में आपके आ जाते हैं, है ना, वो आपका यहाँ पर कहा गया है। फिर आता है लास्ट आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है आपका धारा 5 क्या कहती है, जो मौजूदा कानून है वो और जो पंचायत के नए कानून हो वो
दोनों को मिलकर आपका क्या है करना पड़ेगा, ये इसमें कहा गया है। तो सिंपल में कहूं कि अमेंडिंग इनकंसिस्टेंट लॉ, कानूनों में संशोधन, यहाँ पर स्टेट वर गिवन एक्जैक्टली 1 year फ्रॉम दैट एक्ट compensate of 1996 to amend or repeal any exciting law of inconsistent part 9 of constitution। भाई इसके पहले जो भी लागू हो रखा था उसके जो है 1 साल तक आपको क्या है चलने देने, उसके बाद फिर ये वाले जो लॉ थे पैसा वाले ये लागू हो जाएंगे। तो ये इसमें कहा गया है। इसके साथ साथ exciting पंचायत continue until the expiration of their natural term unless prematurely dissolved by annulation of state legislature। तो मतलब जब ये रूल आया था उसके पहले पंचायत तो चल ही रही होगी, अब वो नॉर्मल जब तक खत्म हो गई होगी तो ठीक है, नहीं तो उसे विधानसभा के द्वारा क्या किया जाएगा, रेजोल्यूशन लाके खत्म कर दिया जाएगा। ये इसमें 5वें में कहा गया था बस। और ये आपका क्या है पूरा खत्म हो जाता है पैसा एक्ट, जहां पर मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी, इसमें जो प्रोविजंस हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिए। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4I में क्या है, लैंड एक्विटेशन है, यहाँ पर ग्राम सभा से परामर्श लेना पड़ेगा भूमि अधिग्रहण के लिए। फिर आपका माइनर मिनरल्स के लिए रिकमेंड करेगी ग्राम सभा। ऐसे ही आपका एक्साइज पॉलिसी अबकारी नीति अपने हिसाब से तय करेगी, वहां पर क्या बेचना है क्या वो करना है। ऐसे ही आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है आपका वो तय करेगी। ऐसे ही आपका लैंड प्रोटेक्शन जो है वो तय करेगी। और सेक्शन 5 जो है टाइम लिमिट है 1 year की, जो भी पहले के रूल रेगुलेशन थे लागू रहेंगे, 1 साल तक जो है आपका वो करना होगा। ठीक है, चलिए तो ये थी आज की क्लास। यहाँ पर हमने खत्म कर लिया किसे, पैसा एक्ट को। बहुत छोटा सा एक्ट है पैसा एक्ट, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, छोटा सा एक्ट है। मेन जो है आपको बस याद रखना है कब आपका वो पारित हुआ, है ना, कौन समिति में था, क्या क्या इसके बेनिफिट है ना, किस तरह से आपके इसके सेक्शन है ना, खासकर सेक्शन 4 जो है मेन है। बाकी तो 1 2 3 तो आपने देख ही लिया, कुछ भी नहीं है ना। मेन जो सेक्शन है इसमें सेक्शन 4 ही बस है। ठीक है, चलिए तो ये होता है खत्म, ये होता है आपका खत्म। वैसे सिलेबस में आपका केवल 1996 दिया है, तो लेटेस्ट वाला हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, अमेंडमेंट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका केवल और केवल जो है 1996 है, तो वही देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं, कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? हाँ शाम की रहेगी। शॉर्ट नोट्स जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा तो कल इसके आ जाएंगे पूरे के पूरे, है ना, कल इसके आ जाएंगे पूरे के पूरे। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।